अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पीडीएम के लाहौर जलसे से पहले हुकूमती फील्डिंग में बड़ी तब्दीलियां हो गई। शेख रशीद अहमद को वफाकी वजीर दाखिला बना दिया गया। आजम खान सवाती को वजीर रेलवे, एजाज शाह वजीर बराए इंसदाद मंशियात बन गए। जी हाँ, गैर मुंतखब मुशीरों को वजीर बनाने का आईनी कार्ड भी खेला जाने लगा है। अब्दुल हफीज शेख ने वजीर खजाना का हल्फ उठा लिया। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत का बड़ा सरप्राइज मिशन, काबीना में फिर तब्दीलियां, नोटिफिकेशन जारी। पिंडी बुआए को रेलवे की पटड़ी से उतारा, वजारत दाखिला चलाने का टास्क दे दिया गया। आजम खान सवाती को इंसदाद मंशियात की वजारत से उतारकर रेलवे की पटड़ी पर चढ़ा दिया गया, जबकि एजाज शाह अब वजीर दाखिला नहीं बल्कि एंटी नारकोटिक्स के वजीर होंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने एजाज शाह को एतमाद में लेकर वजारत दाखिला से हटाया। नए वजीर दाखिला शेख रशीद से भी बैठक, कानून की अमलदारी यकीनी बनाने की हदायत। कहा, पाकिस्तान के लिए आजमाइश का वक्त है, अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना है। सियासी पंडितों ने शेख रशीद का वजीर दाखिला बनना पीडीएम के लिए बड़े खतरे की घंटी भी करार दे दिया। तब्दीली सरकार ने आला अदलिया के फैसलों का आईनी जवाब भी दाग दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर मुंतखब मुशीरों और मुआमलीन खुसूसी के महदूद इख्तियारात की तशरीह की तो वज़ीर आज़म ने मुशीर खजाना हफीज शेख को आर्टिकल 91(9) के तहत 6 माह के लिए गैर मुंतखब वफाकी वजीर बनाने का इख्तियार इस्तेमाल कर लिया। हल्फ बर्दारी भी हो गई। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद और मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी वफाकी वजीर बनाए जाने का इम्कान। हुकूमत के पास सेनेट इंतखाबात में गैर मुंतखब वज़रा को रुकने पार्लियामेंट मुंतखब कराने का ऑप्शन भी मौजूद। शेख रशीद का वफाकी वज़ीर दाखिला बनने के बाद समा को पहला इंटरव्यू। अब्बास शबीर से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इंतशार की सियासत खत्म करेंगे, बेहतरी के हालात लाएंगे, तसादुम की तरफ नहीं जाएंगे। जब लॉन्ग मार्च होगा देखा जाएगा। रेलवे 2 दफा की है, अच्छे तरीके से की है। अब इंशाल्लाह दुआ करें कि इससे कानून की लंबरदारी हो, बेहतर हो हालात ठीक। शेख साहब 30 सालों में 15 वजारतें, बस अल्लाह का काम है। ये 15वीं वजारत है। दुआ करें अल्लाह इज्जत रखे और कामयाबी। शेख साहब क्या टारगेट होगा? ऑफ कोर्स मुल्क में स्टेबिलिटी लाएंगे, कानून की हुकूमत करेंगे और मुल्क के जो अंदर से नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जो हमारे बॉर्डर्स इमिग्रेशन है उस पर नजर रखेंगे, मंशियात को कंट्रोल करेंगे, कब्जा ग्रुप को कंट्रोल करेंगे, कानून की हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह इमरान खान के दौर में। बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए शेख साहब। पीडीएम भी है, चैलेंज तो फिर है। पीडीएम देखें, मीनारे पाकिस्तान इमरान खान को ऊपर लेके गया, इनको नीचे लेके जाएगा। और पीडीएम जो है ये सियासी संडे मार्केट जो लगाने जा रही है उससे कुछ हासिल नहीं होगा। और उनको जो लीडर होता है वो कॉल देता है, वो गली गली दावतनामे नहीं बांटता। लीडर की कॉल होती है और कौम पहुंचती है। जो गली गली दावतनामे बांटता है वो लीडर नहीं होता, वो कोई और होता है। शेख साहब इंतशार की सियासत पीडीएम तो इंतशार की सियासत इंशाअल्लाह ताला खत्म करेंगे, बेहतरी के हालात लाएंगे और अच्छे हालात होंगे। तो शेख रशीद का बतौर वजीर दाखिला तकर्रुर एक तारीखी तकर्रुर है। पहली बार कौमी असम्बली की एक नशिस्त जीतने वाला पार्टी सरबरा वजीर दाखिला के अहम ओहदे तक पहुंचा है, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल, शेख रशीद के बतौर वजीर दाखिला तकर्रुर पर बात करते हैं खालिद अजीम साहब से। खालिद अजीम साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस तकर्रुरी को? देखें जी, शेख रशीद साहब जो है वो एक एक्टिव और वोकल शख्स के तौर पे और एक बहुत मुतहरक वजीर के तौर पे जाने जाते हैं और वजारतों में मुख्तलिफ जगह पे उनका मुख्तलिफ वजारतों में तजुर्बा भी है। ये सबसे अहम वजारत है जो उनके सियासी कैरियर में उनको मिली है जी। और आमतौर पे कहा यह जाता है कि वजारत उज़्मा के बाद 3 वजारतें जो हैं वो सबसे अहम होती हैं, वजारत खारजा, वजारत दाखिला और वजारत खजाना। तो एक अहम वजारत उनको दी गई है। ये उनके ऊपर एतमाद का इजहार है इमरान खान साहब की जानिब से और यही बात है उनकी अपनी पार्टी के अंदर इतने लोग मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अगर अपने एक ऐसे इत्तेहादी को तरजीह दी है तो इसमें कि जो सिर्फ एक सिंगल सीट रखते हैं असेंबली के अंदर, तो यकीनी तौर पे ये शेख रशीद की जो बारी बरकम शख्सियत है उसके पेश नज़र हुआ है। अब सूरत हाल ये है कि शेख रशीद अगर किसी और जमात में भी जाएं, किसी भी जमात में, चाहे वो पीटीआई हो या कोई और मुस्लिम लीग काफ हो, उसमें उनको वेट तो मिलेगा। उनकी जो जाती हैसियत है और जो उनका पॉलिटिकल कैरियर है और जिस अंदाज में
वो अहलियत रखते हैं अपनी हुकूमत को डिफेंड करने के हवाले से, तो ये तो उनका एक मैं समझता हूँ उनकी अहमियत है। लेकिन अलबत्ता ये बात बिल्कुल सही है कि वज़ीर दाखिला का मनसब जो है एक ऐसे शख्स को दिया जाना जो कि इत्तेहादी हो, और इत्तेहादी भी ऐसा कि जिसके पास एक पार्टी हो, वो उसकी पर्सन की अहमियत का हवाला है। बिल्कुल, इससे उनकी अहमियत जो है, उनकी पर्सनैलिटी की अहमियत जो है वो बहुत वाज़े हो जाती है। खालिद अजीम साहब गुफ्तगू करे थे, आपका शुक्रिया। और अपने जुमलों की काट से मुखालिफिन को आग बगूला करने वाले शेख रशीद अब मुकम्मल इख्तियारात के साथ मैदान में होंगे। वो गुज़श्ता दिनों PDM के तहरीक और जलसों के बारे में क्या कुछ कहते रहे, आइए आपको दिखाते हैं। सितम करोगे सितम करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम आदमी हैं आप जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। लाठी का जवाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लाठी से देने का कहा है। ये लाठी नहीं है, ये कानून की अमलदारी है। आपने जो बयानिया पाक फौज के खिलाफ इस्तेमाल किया है, आप दांतों के साथ ये गांठें खोलेंगे। 13 का हिंसा यूरोप में वैसे ही मुनासिब नहीं समझा जाता। यही वो जगह मीनार पाकिस्तान जहाँ से इमरान खान ऊपर गया था, इसी जगह से इंशाअल्लाह PDM नीचे आएगी। खुदा न खास्ता ये कोरोना बढ़ गया तो ना फिर हुकूमत होगी ना फिर अपोजिशन की कोई से होगी। मैं इस सिस्टम को चलते हुए देखना चाहता हूँ। तो हम इस अहम तकर्रुरी के हवाले से बात कर रहे हैं। शेख रशीद 30 साल में 15 मरतबा वजीर बने। शेख रशीद पहली बार 1991 में वजीर सनत बने। उन्होंने 1991 से लेकर अब तक मुख्तलिफ वजारतें संभाली हैं। आपको बताएं, शेख रशीद 30 साल में 15 मरतबा वजीर बने हैं। शेख रशीद पहली बार 1991 में वजीर सनत बने। उन्होंने 1991 से लेकर अब तक मुख्तलिफ वजारतें संभाली हैं। तो इस तकर्रुरी पर नून लीग का रिएक्शन भी सामने आ गया है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ट्रेन हादसात में 100 बेगुनाहों के कत्ल के बाद वजारत दाखिला शेख रशीद को सौंप दी गई है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा, काफ़ी एक्सपेक्टेड किस्म का ये रिएक्शन आया है नून लीग की जानिब से, क्या कहना था राना सनाउल्लाह का? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़ा दिलचस्प रद्द-ए-अमल। उस्मान खान से हम दोबारा रब्ता करेंगे, एक दफ़ा फिर आपको आगाह करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की जानिब से शेख रशीद के बतौर वज़ीर दाखिला तकर्रुर पर रिएक्शन सामने आया है, जिनका ये कहना था कि ट्रेन हादसात में 100 बेगुनाहों के कत्ल के बाद अब ये वजारत दाखिला शेख रशीद को सौंप दी गई है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, हमें बता रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो बाज़ाब्ता तौर पर रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद को वज़ीर दाखिला बनाने पर तबसरा किया है। उनका ये कहना है कि इमरान खान ने अपने चपरासी को वज़ीर दाखिला बना दिया और इमरान नियाजी ने ताबेदारी में अपने चपरासी को वज़ीर दाखिला का अहम कलमदान जो है वो सौंप दिया है। ट्रेन हादसे में 100 बेगुनाहों के कत्ल के बाद वज़ारत दाखिला जो है चपरासी को दे दी गई है और ये नून लीग की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तबसरा किया गया है, जो कि वज़ीर दाखिला बनाया गया शेख रशीद को, और इमरान खान और शेख रशीद के दोनों के ऊपर जो है वो तंज किया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया उस्मान खान। तो नून लीग का दबाव या मौलाना की धमकी, फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को भी इस्तीफों के मामले पर मना ही लिया। रात गए पीपल्स पार्टी ने तमाम अराकीन को इस्तीफा बिलावल हाउस में जमा करवाने की हिदायत कर दी। 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अराकीन अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा दें। पीपल्स पार्टी इसी मौजू पे मेंबरान हैं, उनसे हम उनका ओपिनियन और इनपुट लेंगे। मुस्लिम लीग नून ने अभी तक फॉर्मली इस्तीफों के लिए नहीं कहा और बिलाखिर पीपल्स पार्टी ने फैसला कर ही लिया। 2 दिन की कोशिशों के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी को मना ही लिया। फैसले से कबल आसिफ जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से नवाज शरीफ की गारंटी भी मांगी, जिस पर उन्होंने यकीन दिलाया धोखा नहीं होगा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी क़यादत ने अरकान असम्बली से इस्तीफे मांग लिए। रात गए अरकान असम्बली को पैगाम भेजा गया कि अपने इस्तीफे बिलावल हाउस में जमा कराएं। वजीर आला सिंध समेत काबीना अरकान को भी इस्तीफे जमा कराने की हिदायत कर दी गई। तमाम इस्तीफे स्पीकर के नाम पर लिखे जाएंगे। इस्तीफे असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराने का फैसला पार्टी करेगी।
پاکستان مسلم لیگ نون بھی اسمبلیوں سے استعفے کی باتیں کر رہی ہے، لیکن 2018 کے انتخابات کو دیکھیں تو نون لیگ نے جتنی سیٹیں حاصل کی ان پر اسے سخت مقابلے کا سامنا رہا تھا۔ نون لیگ کی قومی اسمبلی میں 65 سیٹیں، ان میں سے 59 سیٹیں ایسی ہیں جس پر دوسری پوزیشن پر تحریک انصاف کے امیدوار رہے تھے۔ نون لیگ کی 13 سیٹیں ایسی بھی ہیں جہاں وہ 10,000 سے بھی کم ووٹوں کے مارجن سے جیتی تھی۔ قریباً 27 سیٹیں ایسی تھیں جہاں نون لیگ کی برتری کا مارجن 20,000 سے کم رہا تھا۔ یعنی نون لیگ کو پنجاب میں سب سے کڑی ٹکر تحریک انصاف نے دی تھی، اور اگر استعفوں کے بعد ضمنی انتخابات ہوئے تو پانسا پلٹ بھی سکتا ہے۔ پی ڈی ایم نے اسمبلیوں سے استعفوں کی لفظی دھمکی کو عملی جامہ پہنا بھی دیا تو سینٹ انتخابات ملتوی نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم کی قانونی ٹیم کے اہم رکن بیرسٹر علی ظفر نے آئینی اور قانونی نکات کی وضاحت کر دی۔ نمائندہ سما ذوالقرنین اقبال کو خصوصی انٹرویو میں اپوزیشن کے استعفوں والے بیانات کو سیاسی چال قرار دے دیا۔ یہ بھی کہا کہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کو بہت کچھ مل رہا ہے، 18ویں ترمیم کو مکمل ختم کرنا ممکن نہیں۔ آئین یہ کہتا ہے ایک اگر سندھ والی جو سیٹ ڈیزالو ہوتی ہے اسمبلی، اس کی سیٹوں کا الیکشن نہیں ہوگا، لیکن باقی جو 3 صوبے ہیں وہ اپنے اپنے جو الیکٹریٹ کیونکہ ووٹس ان کے کمپلیٹ ہیں تو وہ اپنے اپنے سیٹوں کے لیے الیکشن کرا سکتے ہیں، اور سینٹ آگے چلے گی۔ جب وہ بائی الیکشن ہو جائے گا ڈیزالو اسمبلی کا تو اس کے 90 دن کے بعد سندھ والی نئی اسمبلی بھی اپنے منتخب کر لے گی سینٹ کی سیٹس، تو رکاوٹ کوئی نہیں ہوگی۔ اگر آپ استعفے اپنے پارٹی لیڈر کو دیتے ہیں تو یہ ایک پولیٹیکل موو ہے۔ جب تک استعفے جو ہیں وہ اسپیکر تک نہیں پہنچیں گے، الیکشن تو بہت دور کی بات ہے۔ کہ اگر چیف منسٹر کہیں گے، ایڈوائز کریں گے گورنر کو تو ان کو ڈیزالو کرنی ہوگی۔ چیف منسٹر یا سندھ اسمبلی کا از خود ڈیزولوشن کرنے کا ارادہ بن گیا ہے تو پھر تو وہ ایک میرے نظر میں ایک ایسی سٹیپ ہے جو فیڈرل حکومت نہیں روک سکتی۔ ہاں اگر ایک ایمرجنسی ہو جائے اور بڑا مسئلہ ہو جائے اور گورنر رول لگانا پڑ جائے، ایسی کوئی سچویشن ہو تو پھر الگ بات ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ اس کو 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کر دینا، یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایجوکیشن کو دیکھیں، وہ ساری پروونشل ڈومین میں چلے گئی ہے۔ آپ این ایف سی ایوارڈ کا ایشو کو دیکھیں، وہ ایک سٹیٹک ہو گیا، یعنی وہ اس کو تبدیل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میرا خیال ہے تبدیلی سے امپروومنٹ آئے گی۔ اگر یہ تحفہ دے دیا استعفوں کا اپوزیشن نے تو میرا خیال ہے پھر آپ 18th امینڈمنٹ میں مزید امینڈمنٹس دیکھیں گے۔ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ مسلم لیگ نون اپوزیشن جماعتوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ اگلی دفعہ پیپلز پارٹی وزارت عظمیٰ لے لے اور اس سے اگلی دفعہ فضل الرحمان لے لیں۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے میڈیا کی رپورٹس میں، آج یہ لوگ انہی کو آفر کر رہے ہیں نواز شریف کہ جی اگلی باری آپ لے لیں، اس کے بعد ہم آئیں گے۔ لاہور میں ریلی نکالنے پر مریم نواز سمیت 200 سے زائد کارکنوں کے خلاف 6 مقدمات درج کر لیے گئے۔ لکشمی چوک کا ریسٹورنٹ بھی مقدمات کی زد میں آ گیا۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں جہانگیر خان۔ کورونا کے خطرے کے باوجود اپنی اور شہریوں کی جان خطرے میں ڈالی، ٹریفک بلاک کرنے اور ایس او پیز کی خلاف ورزی پر مریم نواز اور کارکنوں کے 6 مقدمات درج۔ مقدمات اچھرا، گوال منڈی، لوہاری گیٹ، کوٹ لکھپت اور مزنگ پولیس اسٹیشن میں درج کیے گئے۔ مریم نواز 2 مقدمات میں نامزد، جبکہ دیگر رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف 6 مقدمات درج ہوئے۔ ایک مقدمہ لکشمی چوک میں واقع نجی ہوٹل پر مریم نواز اور ان کے ساتھیوں کو کھانا کھلانے پر ہوٹل مالک کے خلاف بھی درج کر لیا گیا ہے۔ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ حکومت کو عوام کی جان چھوڑنا ہوگی۔ وزارتوں کے قلمدان بدلنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک اوپر نااہل قیادت ہو۔ مریم اورنگزیب کے بقول وزیر اعظم چھپ چھپ کر مریم نواز کی ریلیاں دیکھتے ہیں اور پھر ڈائیلاگ کے پیغام بھیجتے ہیں۔ وہ جاتی امراء میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا، پاکستان کی عوام آپ کے خلاف فیصلہ سنائے گی۔ عوام کی طاقت
आप रोक नहीं सकते। आपको घर जाना होगा, आपको इस्तीफा देना होगा, आपको पाकिस्तान की आवाम की जान छोड़नी होगी। आप मुकदमात और FIR काटने का रिकॉर्ड कायम करें, हम अल्लाह ताला के फजलो करम से कुर्सियां लगाने का और भरपूर जलसे का रिकॉर्ड कायम करेंगे। ये जो पोर्टफोलियोज का रद्दोबदल है, ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश है। इमरान साहब खुद कहते थे कैप्टन जैसा होता है टीम वैसी होती है, तो कैप्टन नालायक ना अहल चोर माफिया होगा तो फिर पाकिस्तान की आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। इमरान साहब हाथ जोड़ के NRO मांग रहे हैं, रात को छुप छुप कर जलसे देखते हैं, रात को छुप छुप कर मरियम नवाज की रैली देखते हैं। आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलेंगे जहां शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस मुल्क के लोग कायम करें, लोग आपकी नालायकी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये मुल्क आपकी करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मुल्क आपकी नाअहली बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज एक छोटी सी मिसाल मैंने आपके सामने रख दी है। अब फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 2 वजीर बैठेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे, लेकिन इन बातों का जवाब नहीं देंगे कि आपने 70% महंगी LNG खरीदी या नहीं खरीदी। मैं डॉक्यूमेंट्री सबूत दे दूंगा। क्या जो वफाकी वजीर साहब के पावर प्लांट में डीजल ना चलाने से बचत होती है, क्या वो बचत पूरे LNG टर्मिनल की पेमेंट से ज्यादा नहीं है? ये बात थी। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइएगा सर, आपने जैसे कहा कि लेकिन जो बहरानी कैफियत वफाकी काबीना में और जिस तरीके से जो पोर्टफोलियो से रद्दबदल किया जा रहा है, शेख रशीद को वज़ीर दाखिला बना दिया गया, जो कहते थे जला दो, गिरा दो, मार डालो। देखिए रद्दबदल क्या होता है, एक बच्चा एक क्लास में फेल हो जाए उसको आप प्रमोट करते हैं, तो जिसे रेलवे नहीं चली उसको वो दे दिया, वज़ारत दाखिला दे दी, जिसे वज़ारत दाखिला नहीं चली उसको नारकोटिक्स दे दिया, और जो बच्चा सारे इम्तिहानों में फेल था उसको रेलवे दे दी। ये रिकॉर्ड की बात है कि जो बच्चा हर जगह फेल हुआ, अदालत ने उसको निकाला, आपने उसको वज़ारत रेल दे दी है। और वज़ीर ख़जाना उन्हीं को बना दिया जिन्होंने 2 साल में हमारी मईशत को तबाह कर चुके हैं। तो मैं फिर कहता हूँ कुछ रहम फरमाएं। लेकिन ये बताइएगा सर कि जिस तरह से वज़ीर दाखिला बनाया गया शेख रशीद साहब को, जिस वक्त में बनाया गया है, इस पे आप क्या कहेंगे कि शेख रशीद रेलवे की बात के बजाय सियासत पे बात करते थे और अब PDM लॉन्ग मार्च करने जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या PDM को जवाब दिया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से शेख रशीद को लगा के कि हम रुकावटें खड़ी करेंगे, और किस तरह से उन रुकावटों को अबूर किया जाएगा? क्योंकि एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि अब हुकूमत भी जो थी वो इंतज़ार कर रही थी कि जनवरी में ऐलान होता है लॉन्ग मार्च का या किसी और वक्त में, तो उस लिहाज से आप कैसे समझते हैं इस वफाकी काबीना के रद्दोबदल को? देखिए अवाम की ताकत के सामने कोई ताकत नहीं चल सकती। हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है अपने काम में, अब वज़ीर को इधर करें किसी को उधर करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये तो इस काबीना का खासा है कि हर वज़ीर अपने काम के अलावा हर काम जानता है और उसी पर बात करता है। आज तक कोई वज़ीर ये नहीं बता सका कि मैंने अपने महकमे में पाकिस्तान या पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए क्या काम किया। जी ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मरियम नवाज ने लाहौर जलसे के लिए वीडियो पैगाम जारी कर दिया, अवाम को जाली हुकूमत और अवामी मसाइल के खिलाफ लाहौर जलसे में शिरकत की दावतें दी। नून लीग की नायब सदर कहती हैं कि घर से निकलकर अपनी भरपूर आवाज़ और शमूलियत से इस फैसले पर मोहर सब्त करें। घरों से निकलिए, अपनी आवाज़ और भरपूर शमूलियत से इस फैसले पे मोहर सब्त कर दें और बता दें इन जाली हुक्मरानों को कि जबर की रात कट चुकी, अब इंशाअल्लाह एक आज़ाद सुबह होने को है। हमारा यही सफ़र हम सबको निजात की मंजिल तक लेके जा रहा है। मेरे भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, बेटों, बेटियों, आपसे अब 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पे मुलाकात होगी।
आपकी मुंतज़िर, आपकी बेटी, आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने PDM को चूचू का मुरब्बा करार दे दिया। कहते हैं इसकी कोई हिकमत अमली ही नहीं है। अपोजिशन का बड़ा मुतालबा बेमकसद है और ये मुकदमात में रिलीफ दिए जाने की बात करते हैं। इमरान खान हुकूमत के खात्मे का मुतालबा मसाले के लिए साथ लगाते हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने समा को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि तमाम बातों के बावजूद अपोजिशन को बाहर निकलने का रास्ता देना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत को एक कदम पीछे आना चाहिए। लाहौर में PDM जलसा करने जा रही है, क्या समझते हैं ऐसे मौके पर जलसा? देखिए, जो जलसे इस वक्त हो रहे हैं उससे जो सिचुएशन है इस वक्त अपोजिशन पार्टीज़ की, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, ना ही कोई सियासी कोई बहरान पैदा होने का अंदेशा है। जो उनके अंदरूनी हालात हैं, जिस तरह से कल मैंने कहा कि स्टीयरिंग जो है वो किसी और के पास है, ब्रेक किसी और के पास है, ड्राइविंग सीट पे कोई और बैठा हुआ है। सो अपोजिशन में जिस किस्म का इस वक्त चों का मरबा है, ये कोई एक हिकमत अमली नहीं बना सकेंगे, तो हुकूमत के लिए ख़तरा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को भी एक कदम पीछे लेना चाहिए और मुज़ाकरात का ऑप्शन जो है वो देना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है, कल भी की है, परसों भी की है। आप एक तल्ख माहौल में बड़े फैसले नहीं कर सकते। अपोजिशन को आप दीवार से भी नहीं लगा सकते। जमहूरियत में अपोजिशन का एक बड़ा अहम रोल है और उस रोल को हुकूमत में हमें तस्लीम करना चाहिए। लॉन्ग मार्च जो है वो कतई तौर पे नहीं होना चाहिए। उससे एक तो अवाम की मुश्किलात में तो इजाफा होगा ही होगा, उससे एक मुल्क के अंदर एक अनारकी की सिचुएशन पैदा होती है। आप वो ज़माना नहीं रहा कि आप लोगों को उठा के जेलों में फेंक सकें। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा भी पर्चा होता है तो वो भी मीडिया पे सारा दिन चलता रहता है। हुकूमतों को मैनेज करनी होती हैं चीज़ें। आप वो लाठी गोली से तो चीज़ें नहीं मैनेज हो सकती। तरफ आप लोग बात कर रहे हैं मुज़ाकरात की, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत की बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी नज़र आती है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, DJ भट्ट को गिरफ्तार कर दिया और भी पर्चे हो रहे हैं। जैसा आपने कहा कि सारा दिन मीडिया के ऊपर हाईलाइट हो रहा है, एक बूम मिल रहा है उनको खुद ही। तो ये क्या पॉलिसी है? वफाक की अलहदा है, पंजाब की पॉलिसी अलहदा है। लेकिन ये पॉलिसी तो वफाक ने ही देनी है और मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की पॉलिसी तो वाज़ेह है कि ये इस तरह के जो सीन है वो नज़र नहीं आने चाहिए। दूसरी तरफ हुकूमत के लिए एक मुश्किल फ़ैसला है। एक तरफ आप इजाज़त देंगे तो उससे कोरोना फैलता है, वो भी फिर हुकूमत के ऊपर आता है कि देखें आपने इजाज़त दे दी, और आप इजाज़त नहीं देंगे तो फिर ये सीन आते हैं। सो मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत की भी एक जेन्युइन मुश्किलात हैं जिससे वो नबरदाज़मा है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो कोई न्यूट्रल लोग हैं, न्यूट्रल इदारे हैं, उनको सामने आकर के कुछ जो है वो मामलात में संभाला जो है वो दिया जा सकता है और देना चाहिए ताकि एक माहौल तो बने। वो तो इमरान खान की हुकूमत का खात्मा चाहते हैं, आप उनसे क्या मुज़ाकरात करेंगे? नहीं, वो तो खैर ऐसे मसाले के लिए जाते हैं ना। देखें वो और क्या फिर उनका मुतालबा मेन तो उनका यही है ना कि उनको मुकदमात में रिलीफ दिया जाए। बाकी तो ऐसे आए बाएं शाएं है ना, बाकी तो कुछ भी नहीं है। सिंध हुकूमत अफोर्ड कर सकती है, पीपल्स पार्टी अफोर्ड कर सकती है कि मरियम के कहने के ऊपर इस्तीफे दे दें? देखिए, इस्तीफे वगैरह कोई नहीं किसी ने देने। पीपल्स पार्टी का बड़ा स्टेक है सिस्टम में। फजलुर रहमान साहब और मरियम बीबी तो चूँकि बाहर बैठे हैं, वो तो चाहते हैं कि हम तो डूब रहे हैं तो सारी दुनिया जो है वो छलांग लगा दे दरिया में। वो तो नहीं होना। मैंने पहले आपसे कहा कि हुकूमत को हिलाने का प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई ये इमरान खान को इस्तीफे पे मजबूर कर सकते हैं, ना ही कोई तहरीक इतनी बड़ी है, ना ही कोई इस तहरीक का कोई अखलाकी जवाज़ है, ना ही आइनी जवाज़ है, ना ही अखलाकी जवाज़ है। फिर भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अपोजिशन को रास्ता देना चाहिए बाहर निकलने का। आसिफ अली जरदारी का क्या रोल आपको नज़र आ रहा है इस वक्त? क्या वो सियासत करेंगे इस PDM के अंदर भी, अपने मकासद हासिल करेंगे? मेरा ख्याल है जरदारी साहब की सोच काफ़ी एतजाज़ अहसन साहब से मिलती जुलती है और जरदारी साहब तो कतई तौर के ऊपर इस्तीफ़ों के ऊपर या ज़्यादा कन्फ्रंटेशन की हमायत जो है वो नहीं कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की पॉलिसी भी जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर जरदारी साहब की ही पॉलिसी है और वो भी रास्ता चाहते हैं निकलने का और हुकूमत को रास्ता देना चाहिए।
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ لے کے آگے چلیں تاکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم بتا سکیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے، تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ہو اور وہ ہمیں جج کر سکیں اور ہماری پرفارمنس دیکھ سکیں۔ تو خصوصی طور پر لاہور کی اگر میں بات کروں، بے پناہ مسائل ہیں، یہ ایک میگا سٹی ہے اور پنجاب کا دارالحکومت بھی ہے، پاکستان کا دل بھی ہے۔ تو یہ بالکل نہ سمجھا جائے کہ میں اگر جنوبی پنجاب سے ہوں تو لاہور کو بھول سکتا ہوں۔ لاہور پاکستان کا دل ہے اور ہم سب کا دل ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جتنے بھی جو ہمارے وسائل ہیں ہمیں اویلیبل ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ جو روٹین کی ایکٹیویٹی ہے، ڈیولپمنٹ ہے، وہ اپنی جگہ جاری ہے، اس میں ہم نے مزید بہتری کے لیے جتنے ہو سکتے تھے ہم نے کام کیے۔ آج آپ کو جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ اس کی کمپلیٹ بریفنگ بھی دیں گے، اور چھوٹا سا جو اوور ویو ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو جتنی ٹریفک کی کنجیشن ہے اور جتنی ہمیں روڈز کے اوپر تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں ٹریفک بلاکیڈ ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم نے سمجھا کہ لاہور کے لیے ایک پروجیکٹس لایا جائے تاکہ جس میں لوگوں کی تکلیفیں کم سے کم ہوں۔ ان کے لیے کچھ پروجیکٹس ہیں جن کا بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل بھی ہم شیئر کریں گے۔ اس میں پہلا ہے شاہکام چوک۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کے جنوب میں جتنی آبادی ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم نے ایک وے آؤٹ پروپوز کیا ہے جو تقریباً 4.5 ارب روپے کی لاگت سے ہوگا، اور اس کو آگے رنگ روڈ کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا جائے گا تاکہ وہاں کے بسنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو ان کی تکلیف کم ہو، اور ہمیشہ ٹریفک وہاں پہ سٹک رہتی ہے، وہ پرابلم کافی عرصے سے وہاں پہ تھا، تو انشاءاللہ وہ بھی ان کا مسئلہ حل ہوگا۔ اس کے علاوہ جو کریم بلاک ہے وہاں بھی یہ شہر کے سینٹر میں ہے اور یہاں پہ ٹریفک کا کافی دباؤ ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بھی ایک اوور ہیڈ برج ہم نے پروپوز کیا ہے جو تقریباً 1.5 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہوگا۔ اس کے بعد گلاب دیوی ہسپتال کے سامنے یہاں بھی کافی ٹریفک کے پرابلمز رہتی ہیں، آپ لوگ شہر کے باسی ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، تو یہاں پہ انشاءاللہ فیوچر میں جو کافی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو اس کے لیے بھی یہ سوچا گیا کہ یہاں پہ ایک انٹرونشن کی جائے تاکہ یہاں کا جو مسئلہ ہے مستقل طور پر حل ہو۔ تقریباً اس کے اوپر بھی 1 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو کہ شمالی لاہور اگر ہم اس کو کہیں، جو کہ اندرون شہر بھی ہے، پرانا شہر بھی ہے، لاہور کے جو پرماننٹ باسی ہیں وہ شمالی لاہور سے تعلق ہے ان کا اور جو موجودہ جو شہر ہے اس طرف جو ساؤتھ کی طرف ہے ان کا رابطہ کافی مشکل ہے، ان کا آنا جانا ابھی موجودہ صورتحال کے اندر جو ٹریفک کی کنجیشن بھی ہے اور روڈز کی کنڈیشن بھی اتنی اچھی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمارا ایک خواب تھا، ایک آئیڈیا تھا کہ اس علاقے کو ترقی دی جائے تاکہ وہاں پہ آمد و رفت کی سہولت بہتر ہو، اور وہاں پہ جو ہمارے ہسٹوریکل سائٹس ہیں اور اندرون شہر کا بھی حصہ ہے، تو اس کے لیے ہم نے پروپوز کیا ہے ریلوے اسٹیشن سے آگے شیراں والا چوک تک ایک برج ہم پروپوز وہاں پہ کر رہے ہیں، تقریباً انشاءاللہ 4.5 ارب روپے کی لاگت سے یہ منصوبہ مکمل ہوگا۔ ابھی فردوس مارکیٹ، لال شہباز، قلندر انڈر پاس ہم نے چالو کر دی ہے، آپ نے دیکھ لیا۔ میں یہ جن پروجیکٹس کی بات کر رہا ہوں ان پہ انشاءاللہ سالوں نہیں لگیں گے، اور ان پہ کچھ مہینوں کی بات ہوگی، اور ان پہ دن رات ہم ایک کر کے ان پروجیکٹس کے پیچھے لگیں گے، اور جتنا شارٹیسٹ پاسیبل ٹائم ہوگا ان کے اندر ایک انشاءاللہ ہم یونٹ بنائیں گے تاکہ امیڈیٹلی ان کے اوپر ہم بیٹھ کے یہ منصوبے مکمل کرا سکیں اور ان کا کریڈٹ لیں۔ جہاں تک میں ہیلتھ کی بات کروں، صحت کے معاملے میں چونکہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور پریشر بڑھتا جا رہا ہے اسپتالوں کے اوپر ہمارے، تو جتنے آلریڈی ہاسپٹلز ہیں ان سب کو ہم اکوپڈ کر رہے ہیں، دوائیاں بھی دے رہے ہیں، اور جو ان کو مشینری ضرورت ہے وہ بھی ہم دے رہے ہیں، چونکہ میرے خیال میں جو یہاں پہ بنایا گیا جناح اسپتال اس کے بعد کوئی بڑا انٹرونشن۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں جس میں ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ ملک بھر میں کورونا کی وبا بے قابو ہو گئی ہے، 24 گھنٹے میں مزید 50 افراد جاں بحق ہو گئے، 3047 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 8.2% تک پہنچ گئی، سب سے زیادہ مثبت کیسز کا تناسب کراچی میں 18% سے زائد ہو گیا۔
बलूचिस्तान में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हो गई। कई शहरों में गैस और बिजली के मसाइल भी सर उठाने लगे। इस हवाले से देखिए मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, सफेद रूनुमा बर्फ के गाले जमीन पर आ गिरे। चागी, चमन, कलात, कोयटा, जियारत, किला अब्दुल्ला समेत सूबे के बेशतर अजला में होने वाली बर्फबारी ने मौसम सर्द कर दिया। शहरी सुहाने मौसम से लुत्फ उठाने घरों से निकल आए। पहली बर्फबारी है, माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है। हर तरफ से जो है फोन आ रहा है कि कोयटा में बर्फबारी हुई है। वादी कोयटा को सर्दी ने अपनी आगोश में लिया तो हस्बे रिवायत गैस गायब और बिजली की आंख मचोली शुरू हो गई, जिसने रंग में भंग डाल दिया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों तक बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की नवीद सुना दी। बर्फबारी के बाद कोयटा में दर्जा हरारत -1, जियारत और कलात में दर्जा हरारत -5 तक गिर गया, जबकि सूबे की दीगर अजला में भी सर्दी का राज है। कैमरा टीम के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। लाहौर में मौजूद तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के मरकजी किरदार एंगिन अल्तान ने पाकिस्तानी ड्रामों में काम करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट। अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तानी मदाहों के शुक्रगुजार, वजीर आजम इमरान खान की तारीफ किए बगैर भी ना रह सके। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानी वजीर आजम ने ड्रामा सीरियल की तारीफ की और मुझे भी सराहा और प्यार का इजहार किया, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मेरे लिए खुशी की बात है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एंगिन अल्तान ने पाकिस्तानी ड्रामों में काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। अगर अच्छी कहानी की ऑफर हुई तो पाकिस्तानी ड्रामों में जरूर काम करूंगा। मेहमान अदाकार ने पाकिस्तान के कुदरती हुस्न और खानों की भी खूब तारीफ की। लाहौर है। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर।